बुलेटिन में सबसे पहले बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की। भारत और रूस के बीच कई बड़े अहम समझौते हुए हैं। आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों नेताओं ने 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके बाद भारत और रूस की तरफ से साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। हमारे साथ जुड़े हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, क्या अहम समझौते हुए भारत रूस के बीच और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही पूछा। दो पहलू काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि क्या क्या समझौते हुए और दूसरा आगे के बीच दोनों देशों के बीच रिश्ते किस दिशा में बढ़ेंगे, इसके काफ़ी ठोस संकेत मिले हैं। समझौते की बात करें तो कुल 7 समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में, और सबसे महत्वपूर्ण समझौता जो हुआ है उसमें आपको अलग अलग सेक्टर को लेकर के है। मिसाल के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण समझौता हुआ फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर के। दोनों देश मिलकर के फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ाएंगे। RCF, NFL जैसी सरकारी कंपनियों के साथ और रूस की कंपनियों के साथ MOU करार किया गया है। क्योंकि फर्टिलाइजर हम बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट पर निर्भरता कैसे कम की जाए। दूसरा जो बड़ा समझौता हुआ वो है शिपिंग सेक्टर को लेकर। सी फेरर की ट्रेनिंग देंगे, शिप बिल्डिंग में दोनों देश मिलकर के बढ़ावा देंगे, इसको लेकर समझौता यहाँ पर किया गया है। एक तीसरा समझौता किया गया है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे करार किए गए हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है कि 30 दिन के लिए ई वीजा फ्री में दिया जाएगा, टूरिस्ट वीजा। ये अपने आप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा कदम यहां पर है। लेकिन इन सब के साथ ही प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि दोनों देश आतंकवाद का मिलकर के मुकाबला करेंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ उनका यह बयान आना कि दोनों देश आने वाले दिनों में 10 साल तक के लिए आर्थिक कॉपरेशन को बढ़ाएंगे, नए ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो आगे की रूपरेखा यहां पर तय की गई है और बहुत ही सधे तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं। तो ये अपने आप में ये भी था कि हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के समर्थक हैं। ये मुझे लगता है कि ये बड़े बयान जो है आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेंगे दोनों देशों के बीच की साझेदारी की नई ऊंचाइयों को लेकर। बिल्कुल। और साथ ही लक्ष्मण जी, पुतिन की तरफ से भारत को क्या एश्योरेंस मिला है? देखिए, पुतिन की तरफ से भारत को सबसे बड़ा एश्योरेंस जो है वो ये दिया गया कि हम दोनों देशों के बीच में आपसी करार को और नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, बढ़ाएंगे। जो यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर हम तेजी से अमल करेंगे। दोनों देशों के बीच जो आपसी करार होगा उसमें डॉलर या दूसरी करेंसी नहीं होगी, घरेलू करेंसी के बीच में हम यहाँ पे करार करेंगे। तो इस तरह के कई बातें निकल करके सामने आई है। डिफेंस सेक्टर का नाम नहीं लिया गया, लेकिन समझा ये जा रहा है कि जब बातचीत हुई करीब 2 घंटे तक हैदराबाद हाउस में, तो दोनों नेता इस बात पर एकमत हुए कि डिफेंस सेक्टर में सिर्फ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तक निर्भरता नहीं रहेगी। दरअसल यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी यहाँ पे कोशिश रहेगी दोनों देशों के बीच में। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण भरोसे जो निकल कर सामने आए पुतिन की तरफ से, ये मुझे लगता है काफी ठोस है और ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा संबंध प्रगाढ़ होंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टीकू सिंह, और साथ ही मेरे सहयोगी विपिन भट्ट भी यहाँ मौजूद है। सबसे पहले आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज में। विपिन जी, भारत और रूस की ये जो दोस्ती है यहाँ से और मजबूत होगी, क्या ख्याल है इस पर? हाँ, मजबूत तो बिल्कुल होती हुई लगी रही है। जैसा अभी लक्ष्मण भी बता रहे थे कि आने वाले समय में हमें और चीज़ें पता चलेंगी, बट इनफैक्ट आरती हमारे साथ है। आरती, इस पूरे एक्ट को कैसे देखेंगे? तो आरती जुड़ रही हैं हमारे साथ। तो अब ये 2 दिन के जो समझौते हैं, देखिए जब समझौते हो रहे थे उससे पहले बहुत सारी चीज़ों की बात आई थी कि क्या डिफेंस की बड़ी डील्स होंगी, या S-400 की डील होगी, या सुखोई 56 की डील होगी। जैसा लक्ष्मण ने भी अभी बताया कि वैसी कोई स्पष्टता तो नहीं आई, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि शायद डिफेंस पे भी बहुत सारी बातें हुई हैं जो आगे चल के पता लगेंगी। लेकिन उसके अलावा जितने तरह की डील्स की अभी बात हुई है, जिस तरीके से आगे बढ़े, देखिए भारत और रूस का रिश्ता वैसे भी हमेशा से एक प्रगाढ़ रिश्ता रहा है। इस समय जो पूरी दुनिया में पूरी एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन गई है, उसके बीच में इस चीज़ को फिर से उभर के आना, शायद ये चीज़ भारत रूस की दोस्ती को तो एक नया आयाम देगी ही देगी, लेकिन जो पूरा
इस समय वर्ल्ड व्यू बन रहा है या वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसमें भी अपनी एक ये जगह शायद भारत को भी एक अलग तरीके से रखेगी, रूस को भी अलग तरीके से रखेगी और इनफैक्ट अमेरिका को भी शायद ये अलग तरीके से रखती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और विपिन जी, जो रूस ने बात कही है कि लगातार ऊर्जा सप्लाई देने की बात कही है उन्होंने भारत को, इस पर इसका क्या महत्व लगता है? तो चलिए ये भी कर लेते हैं। डेफिनेटली हम उनसे काफी कुछ खरीद रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आरती जी आगे इस पे थोड़ा और विश्लेषण करेंगी। आरती जी, तो 2 दिन का ये दौरा, काफी कुछ अनाउंसमेंट आ गए हैं, रक्षा की तो बात हो रही थी, हालांकि सीधा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन पूरे एक्ट को अगर हम एक उससे देखें, लेंस से, रीबैलेंसिंग है, ये रीबैलेंसिंग किस तरफ जा रही है? क्या भारत और रूस एक तरफ से बड़ा यूनियन होके दिखाई दे रहा है, अमेरिका थोड़ा दूर जाएगा, या फिर सबके लिए जगह है इस रीबैलेंसिंग में? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रदर्शन किया है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने आज अपनी बायलैटरल मीटिंग के बाद कहा, उससे ये साफ जाहिर है कि इंडिया रशिया को अपना स्ट्रेटेजिक अलाई मानता है। इसकी हिस्टोरिक जो हमारी रिलेशनशिप है उसकी सिग्निफिकेंस में यकीन रखता है। और मैंने पहले भी कहा है, कई बार कहा है, कि ये एक ऐसा विषय है रशिया को लेकर, एक बाइपार्टिजन कंसेंसस है इंडिया में कि हमारे लिए रशिया जो है एक इम्पॉर्टेंट एलाय है। लेकिन साथ ही साथ इसमें मुझे ये भी लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने पूरा सादर, मैं कहूँगी सत्कार करके, पूरा रिस्पेक्ट देके, ओवरऑल अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों का, सिर्फ रशिया को नहीं, चाइना के साथ भी जो रीच आउट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, और लगातार हमारी नेगोशिएशन जो यूएस के साथ चल रही है, वो ये दिखाता है कि इंडिया किसी कैंप में जाना नहीं चाहता है। वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है, अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है, वो उसको प्रोमिनेंस देगा, प्रायोरिटी देगा, और ना कि वो किसी कैंप में जाने के लिए कोई बहुत तत्पर है। या आप जैसे बोल रही हैं कि किसी कैंप में नहीं जाना चाहता, लेकिन कैंप लग रहा है कि बने हुए हैं, इस पूरी चीज को अमेरिका कैसे लेगा? देखिए, अमेरिका का, मैं पहले भी कहती आ रही हूँ कि अमेरिका ने रशिया इंडिया रिलेशनशिप को हमेशा अकोमोडेट किया है। ये आज की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से, चूंकि हमारे रशिया के साथ संबंध है, हम सबसे बड़े डिफेंस के जो इंपोर्ट्स हैं हमारे रशिया से आते रहे, और यूएस ने वो अकोमोडेट किया है। और हाँ, अभी भी मैं मानती हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ें अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर यूक्रेन में पीस डील हो जाती है यूएस और रशिया की, जो कि लग रहा है कि होने की संभावना है, चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस तरह का इंडिकेशन दिया है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है शायद उस पीस डील से, लेकिन वो पीस डील पे वो समझौता करना चाहते हैं पुतिन के साथ। तो मुझे लगता है कि जब वहाँ पे पीस एग्रीमेंट होगा, उन दोनों देशों में होगा, तो इंडिया के लिए, इंडिया की जो रिलेशनशिप रशिया के साथ है वो भी ऑटोमेटिकली अकोमोडेट होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ये समझने, इस पे बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है कि रशिया का रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा कोई नाराज़ होने वाला है। मुझे लगता है कि कोई भी समझदार लीडर जो है दुनिया का, खासकर वेस्ट में, उनको ये भी समझ आता है कि रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है एशिया में, जहाँ पे चाइना सबसे बड़ा सुपर पावर है। कि ये जो जिस डील के लिए हम अभी बात कर रहे हैं अमेरिका से, उसके बीच में ये जो शिखर वार्ता है ये नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आरती जी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो निकिता, वही है कि रीबैलेंसिंग तो हो रही है चीज़ों की, लेकिन जैसा आरती बता रही थी कि इंडिया किसी कैंप का हिस्सा फिर से नहीं, उसने कभी बना भी नहीं, और शायद ये चीज़ थोड़ी और साफ हो गई है यहाँ से कि वो अपने हितों के लिए अपने स्टैंड पे कायम रहे। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और इस पूरी जानकारी के लिए भी। तो मोदी पुतिन की दोस्ती और भारत रूस के बीच करार से क्या बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर? आज शाम 7:57 पर आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। इस अहम विषय पर चर्चा करने के लिए बड़ा पैनल जुड़ने वाला है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। आरबीआई ने क्रिसमस गिफ्ट दे दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। आरबीआई ने सर्वसम्मति से देर घटाने का फैसला किया है। इसके अलावा आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया है और रिटेल महंगाई का अनुमान घटाया है। The MPC noted that the headline inflation has eased significantly and is likely to be softer than the earlier projections. Both headline and core inflation are expected to be at or below the 4% mark during the first half of next year. Growth, while remaining resilient, is expected to soften somewhat. Thus, the growth-inflation balance, especially the benign inflation outlook on both headline and core, continues to provide the policy space to support the growth momentum. तो आरबीआई ने तोहफे के बाद आपकी ईएमआई पर कितना असर पड़ेगा, डिटेल में चर्चा करेंगे शाम 5:57 में सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। इंडिगो संकट से निपटने के लिए डीजीसीए ने कंपनी को आंशिक राहत दे दी है। सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों से कंपनी को राहत दे दी है। सरकार ने अपना आदेश तत्काल वापस ले लिया है, मगर फिर भी इंडिगो की दिक्कतें कम नहीं हो रही है। एयरपोर्ट पर हालात बदतर होते जा रहे हैं। लगातार चौथे दिन यात्री एयरपोर्ट पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, गोवा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद समेत कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो रात 12 बजे तक सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। एयरपोर्ट पर यात्री 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी भी नहीं मिल रही है। कंपनी ने रिफ्रेशमेंट का वादा किया है, मगर वो भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यात्री पानी, खाना और जरूरी सामानों के लिए स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों से बहस करते हुए और झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, क्या हालात है अभी? जी, हालात में सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा बताने से पहले, ये देख सकते हैं सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड है, यहाँ आपको इंडिगो की सारी जो फ्लाइट है वो निरस्त होती हुई दिख रहे हैं। और उसके ठीक नीचे अगर आप देखें, ये सारे वे लोग हैं जो कोई 12 घंटे से कोई 24 घंटे से सामान लेके यहाँ पे आए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट्स का, लेकिन उन्हें कोई जो है ना तो कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और ना ही उन्हें ये बताया जा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। इन सभी में से किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, किसी को शादी के लिए जाना था, किसी को जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन ये सब ना तो इंडिगो की तरफ से ना ही दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से इन्हें कोई इंटीमेशन दिया गया है। और ना अगर इनसे कुछ लोगों से बात करते हैं, सर ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है और क्या इंडिगो की तरफ से कोई आपको एकोमोडेशन के लिए या फिर रिफंड के लिए कुछ बोला गया है? सर जी बताइए। Anybody come here and Nobody is coming here. talking give any responsibility to us on the SMS or call, nothing to nobody can come here and told anything. तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है और यात्री परेशान है। फिलहाल आज डीजीसीए ने एक टेम्पररी मेजर के रूप में एक वन टाइम रिलैक्सेशन जरूर दिया है इंडिगो को। उनसे एफटीटीएल के नॉर्म में 2-3 चीजों में एक तो नाइट ड्यूटी को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया है, दूसरा रेस्ट आवर्स को लेकर जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको थोड़ा रिलैक्स किया है। इससे जो असर पड़ सकता है वो ये है कि ज्यादा क्रू यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन असर फिलहाल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। खुद इंडिगो का कहना है कि आने वाले 3-4 दिनों तक ये जो कैंसिलेशन है ये जारी रहेगी। आज की जो स्थिति है वो ये है कि 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पे मैं हूं, आज रात तक की सभी डिपार्चर फ्लाइट्स यहां पे कैंसिल हैं। और कल क्या हालात होंगे, क्योंकि 4 दिन से हम इसे कवर कर रहे हैं। आज सबसे बदतर दिन रहा है, आज सबसे बेकार दिन रहा है। कल का जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस था वो 8.5 था। ऐसा लगता है कि आज का जो आएगा कल वो इससे भी ज्यादा खराब आएगा। जी रोहन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी दिक्कतों और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ यात्रियों से बात की है हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंडिगो की सारी डिपार्टिंग फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे जो यहाँ आए थे, उन्हें तब पता चला कि उनकी जो फ्लाइट है कैंसिल हो चुकी है। सर ये बताइए, कहाँ जाना था आपको, कहाँ आपका डेस्टिनेशन था, कब पता चला आपको? हम लोग को सूरत की फ्लाइट थी
और हम लोग कुछ पहले फ्री हो गए, तो पहले 7 बजे की फ्लाइट थी, तो हम लोग पहले ही आ गए। जहाँ पता लगा तो अभी ऑनलाइन में देख रहा हूँ तो 4 बजे की फ्लाइट में 20,000 में टिकट मिल रही है। फिर मैं यहाँ काउंटर पर लेने के लिए जा रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ 4 बजे की भी कैंसिल कर दी। अब हम लोग कहाँ जाएं, कैसे करें, आप बताइए। हम यहाँ घर भी नहीं, हमारा सूरत घर है। तो ये बताइए, खबरें तो काफी पहले से आ रही थी, क्या कोई इंटीमेशन, कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप आया था इंडिगो की तरफ से? नो, नथिंग। कोई भी इंटीमेशन नहीं था, कोई मैसेज नहीं था। और बहुत एकदम मतलब परेशान हो गए हम लोग लगभग 10 जने हैं, हम परेशान हो चुके हैं। कोई रिफंड की कोई पेशकश की गई या कुछ ऐसा कि रिफ्रेशमेंट ले लीजिए? मैसेज आया है कि भाई आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा 5-7 दिन के बाद में, लेकिन उनकी तरफ से और कोई सहूलियत नहीं है। वो बोल रहे हैं 3 डेज के लिए हमारी 7 तक सारी फ्लाइट्स कैंसिल्ड है। 7 तक बोल रहे हैं कि सारी फ्लाइट कैंसिल है। यस। ओके, तो अब क्या रास्ता बचा है आप लोग के पास, क्या करेंगे आप लोग? परेशान हो गए हम तो, क्योंकि ट्रेन के अंदर कहीं जगह नहीं है, सब ट्रेनें फुल है, और ये फ्लाइट कैंसिल हो, सब ट्रेनें फुल हो गई, कोई ट्रेन में कोई जगह नहीं है। अब हालत ऐसी, अब कहाँ पे जाना, तो होटल भी चेकआउट कर दिया, तो होटल भी नहीं जा सकते, वापस ले गए थे होटल। अब हम तो फंस गए एकदम। तो ऐसे सैकड़ों यात्री हैं जो कि एयरपोर्ट आए और उसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी जो फ्लाइट है वो पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है। ना तो कोई इंटीमेशन दिया गया, ना ही कोई अभी तक कोई एकोमोडेशन की बात कही। अब इन्हें कई गुना ज्यादा खर्च करके बाकी जो मीडियम्स हैं उनसे जो है यात्रा करनी पड़ेगी। रोहन सिंह, दिल्ली। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।